गर्मी तेज होते ही पहाड़ के जंगल धधकने लगे हैं। नैनीताल वन प्रभाग के आलूखेत और भवाली के पास जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। सुबह से लगी आग पर अभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सका है, तो अब आबादी के पास आग पहुंचने लगी, जिससे गांव के लिए खतरा बन गया है। वहीं वन विभाग के साथ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वहीं न्यूज 18 संवाददाता भी इस भीषण आग के बीच पहुंचे और मौके का जायजा लिया। अच्छा, नीचे ही जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे। पहाड़ों में गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ जंगल धधकने लगे हैं। नैनीताल वन प्रभाग के तमाम इलाकों में आग लगी है। देख सकते हैं कि किस तरह से जो आग की लपटें हैं हवा के साथ और तेजी से बढ़ रहे हैं। ऊपर आबादी वाला इलाका जो है वो इम्पैक्ट होने की दिक्कतें हैं, क्योंकि ऊपर जो ग्रामीण हैं उनके लूटे हैं। और इस तरफ देख सकते हैं कि वन विभाग के जो लोग हैं वो किस तरह कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरफ देखिए कि जो वन विभाग के लोग हैं वो किस तरह से आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा आग फैली हुई है, सुबह से ही ये पूरा आग लगा हुआ है और इस तरह से तेजी से आग बढ़ रही है ग्रामीण इलाकों की तरफ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जो आग है वो लगा हुआ है और यहाँ पर दिक्कतें काफी ज्यादा है, क्योंकि हम भी ग्राउंड जीरो पर हैं और देख सकते हैं कि हमें भी यहाँ से हटना पड़ रहा है। इस तरह की जो तेज हवा है, हवा के साथ आग एकदम ग्रामीण इलाके की तरफ बढ़ रही है और काफी दिक्कतें हैं। तेज हवाएं हैं, उन हवाओं के बीच हम लोगों को भी इस तरह से ऊपर पहाड़ियों की तरफ निकलना पड़ रहा है। चुनौती वन विभाग के लोगों के लिए भी है कि जिस तरह से आग तेजी से फैल रही है और ऊपर जो आबादी वाला इलाका है वहां तक आग पहुंचने वाली है। हालांकि वन विभाग के लोग मौजूद हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को लोगों को लिए भी वन विभाग ने कहा है कि वो भी आइए, मदद करिए, क्योंकि ऊपर ग्रामीण जो है आलू खेत वाले, उनके जो घास है, लकड़ी है, वो तमाम चीजें हैं। हालांकि जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, ये कहा जा सकता है कि आग की घटनाएं शुरू हुई हैं और आने वाले दिनों में आग की घटनाएं इसी तरीके से और तेज हो सकती हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। उधम सिंह नगर जिले की जसपुर विधानसभा क्षेत्र में मूर्ति स्थापना को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी मुद्दे पर अब कांग्रेस विधायक आदेश मोहन चौहान और पूर्व विधायक और बीजेपी नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल आमने सामने आ गए हैं। मूर्ति विवाद को लेकर दोनों नेताओं के बीच तनातनी इस कदर बढ़ गई कि कांग्रेस विधायक आदेश मोहन चौहान ने खुले तौर पर पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल को दो हाथ की चुनौती दे डाली। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर सिंघल ने कांग्रेस विधायक की चुनौती स्वीकार कर ली और 20 अप्रैल को शाम 5 बजे बीएसपी इंटर कॉलेज में पहुंचने की बात कही। वहीं अब सोमवार को होने वाले इस आमने सामने के टकराव की चर्चा तेज हो गई है। और एक विशेष समुदाय, केवल एक जाति के हिसाब हमारी मूर्ति लगनी चाहिए। एक मैं पूछना चाहता हूं कि एक पूरे भारत के लिए लड़ी, अपने परिवार की परवाह नहीं की, नहीं तो वो भी आज जैसे और लोग ऐसो आराम की जिंदगी काट रहे, वो भी काट रहे हो, उनका परिवार भी काट रहा हो। एक्सेप्ट किया था क्या पूर्व विधायक जी ने, क्योंकि कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, ये हाथ इलाज करना जानते हैं, तो मैं इलाज करना जानता हूँ। तो मैंने उनसे कहा भाई आप जगह चिन्हित, तेरे जगह उन्होंने बता दी है और मैं कल वहाँ जाऊँगा और मैं कहूँगा कि भाई मेरा इलाज करिए। अब बीएसपी इंटर कॉलेज में कल 5 बजे मैंने कहा वहीं मिल लेते हैं। तैयारी नहीं किया तैयारी तो क्या है, अब जो लोग आएंगे उनके साथ मार्च करेंगे बीएसपी इंटर कॉलेज में। उधम सिंह नगर की पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 3 करोड़ के गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए संदिग्ध कैंटर को रोककर तलाशी ली, तो गाड़ी के अंदर 18 कट्टों और 3 स्कूली बैगों से 558 किलोग्राम गांजा मिला। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।
क्षेत्राधिकारी राजपत्र अधिकारी के प्रेजेंस में सघन चेकिंग की गई, तो उसमें से लगभग 18 अदद प्लास्टिक कट्टों में भरा अवैध गांजा तथा 3 स्कूली बैगों में अलग अलग पैकेट्स में रखा हुआ गांजा बरामद हुआ, जो लगभग 560 किलोग्राम है, जो अब तक की जनपद उधम सिंह नगर की सबसे बड़ी बरामदगी गांजे की हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ 80 लाख इतनी कीमत आकी गई है। टिहरी के नैल इलाके में रोडवेज बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में 5 लोग सवार थे। कार में देहरादून से एक दंपत्ति आ रहे थे। वहीं रास्ते में 3 स्थानीय लोगों ने उनसे लिफ्ट ली थी, जिन्होंने चंबा से जाख जाने के लिए लिफ्ट ली थी। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल बौराड़ी भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे में घायल सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। हालांकि ड्राइवर को ज्यादा चोटें आई हैं। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि तेज रफ्तार कार रॉन्ग साइड की ओर चली गई, जिससे हादसा हो गया। आगे बढ़ते हैं। भीमताल में नाम बदलकर लव जिहाद का मामला तूल पकड़ने लगा है। हिंदुवादी संगठनों ने यूनुस पर आरोप लगाया कि वो नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाता है और इनका शारीरिक, आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न करता है। शहर में तेजी से फैले इस मामले के बाद हिंदुवादी नेता कोतवाली पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इन लोगों ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। हालांकि मामला सामने आने के बाद भीमताल पुलिस ने आरोपी युवक के घर छापा मारा, लेकिन वो फरार हो गया। वहीं आरोपी के घर में कई तरह का सामान मिला है। वहीं पुलिस ने आरोपी के घर को सीज कर दिया। हालांकि हिंदुवादी नेता तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने की मांग को अड़े हुए हैं। वहीं पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। एक यूनिस उर्फ जो अपने को जिहादी है, वो उसने लड़कियों को अपना नाम बॉबी उर्फ एमडी बताया। अपने धर्म को छुपाकर लड़कियों का शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण किया। जैसे ही हमें पता चला, हम तुरंत भीमताल थाने को सूचना दी। उसके उपरांत भीमताल थाने ने उसके घर पर छापा मारा। वो तो फरार हो चुका था, लेकिन उसके घर से कई आपत्तिजनक चीजें हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से कहा कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग होगा और उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा। सबको शिक्षा का अधिकार मिले। हमने राज्य में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मदरसा बोर्ड, जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहाँ संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिला विरोधी रवैये का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने की दिशा में उठाया गया यह ऐतिहासिक कदम विपक्ष की राजनीति की भेंट चढ़ गया। सीएम धामी ने कहा कि इंडी गठबंधन के राजनीतिक स्वार्थ के चलते इस विधेयक को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की गई। सभी एनडी अलायंस के जितने भी गठबंधन थे, जो गठबंधन है, उन्होंने जिस प्रकार का महिलाओं के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, अपनी जिस प्रकार की बातें करी, जिस प्रकार से इस पूरे मुद्दे को भटकाया है, सच में। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र पर चलते हुए जो देश की आधी आबादी है, उस आधी आबादी को उनका हक देने के लिए, पूरा हक उनको मिले, उनके 100%
सुरक्षा भी हो, उनका सशक्तिकरण भी हो और देश के नीति और निर्णयों में उनकी भागीदारी भी हो और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए और विकसित भारत के निर्माण में हमारे देश की मातृशक्ति अपना योगदान दे सके, उसी के लिए ये एक सत्र बुलाया गया था और ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर था। देहरादून के हाथी बड़कला क्षेत्र में रविवार को सैकड़ों महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन बिल के विरोध को लेकर कांग्रेस और सहयोगी दलों के खिलाफ पदयात्रा निकाली। प्रतिभागियों ने नारेबाजी की और विरोध स्वरूप पुतला दहन किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतिगत फैसले लिए हैं, जबकि विपक्ष ने विधेयक पर आपत्ति जताई। पदयात्रा में शामिल महिलाओं ने महिला अधिकारों और सम्मान की रक्षा का संकल्प दोहराया। आयोजन में स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी दर्ज की गई। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही अब चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। वहीं केदारनाथ के 22 और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोलेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले 6 महीने के लिए चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:15 पर पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए। इस पावन मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की। हमारे जो भी भक्तगण है चार धाम के, उनके अंदर बहुत उत्साह है। इस बार यात्रा को लेकर एक अलग प्रकार का जोश है, उमंग है। हमने सबकी यात्रा के लिए अच्छी तैयारियां की गई है। सबकी यात्रा अच्छी हो, मंगल हो, भगवान सबकी कृपा करे, चारों धाम संपर्क। हमने देखा कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे और आप देख सकते हो अपनी लाइन में लगे हुए हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पहुंचे, कहाँ से आए? बॉम्बे से आई। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, सड़कें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? मैं भोपाल से MP से आया हूँ और काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ। कोई मतलब धार्मिक प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। वहीं दूसरी ओर यमुनोत्री धाम के कपाट भी दोपहर 12:35 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले। कपाट खुलते ही पूरा धाम जय मां यमुना की जयकारों से गूंज उठा और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का दौर जारी रहा। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने सैकड़ों श्रद्धालु, जिनमें गजब का उत्साह देखने को मिला। जाएगा और भारत के 4 धाम में से प्रथम तीर्थ भगवती यमुनोत्री धाम है और यहीं से जो है 4 धाम की यात्रा प्रारंभ होती है। ये भक्ति तीर्थ है। यहाँ के बाद गंगोत्री ज्ञान तीर्थ है और केदारनाथ जो है वो वैराग्य तीर्थ है। अंत में बद्रीनाथ। जय श्री यमुने। आज अक्षय तृतीया के पावन शुभ अवसर पर मां यमुना जी के वैदिक मंत्र उच्चारणों द्वारा कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए। हमारा संदेश यही है कि हमें खुशी हो रही है कि आज बहुत लगभग 5000 से अधिक यात्री मां यमुना जी के दर्शन कर। अब 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पंतनगर के सेक्टर 9 में कई कंपनियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारी अचानक हड़ताल पर चले गए और बड़ी संख्या में कर्मचारी काम छोड़कर कंपनी के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन नहीं बढ़ाया गया और बार बार कहने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन और पुलिस पर धक्का मुक्की का भी आरोप लगाया है। अभी संज्ञान में आया है कि कुछ 1-2 प्रतिष्ठान के वर्कर जो है कारखाने के गेट पे बैठे हुए हैं, तो हमारे द्वारा अपने अधिकारियों को मौके पे भेजा गया है कि उनकी क्या समस्याएं हैं। उसके बाद उनकी रिपोर्ट प्राप्त होगी, फिर उसमें हम वार्ता के माध्यम से
उनकी शिकायतों का, उनके विवादों का समाधान करेंगे। अगर हम डीए इंक्रीज करते हैं फिर भी मुझे लगता नहीं कि जो शेड्यूल के जितने भी एम्प्लॉई हैं जो धरने पे बैठे हैं वो संतुष्ट होंगे। मुझे लगता है कि मिनिमम वेजेस पे इस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, तभी ये स्थिति अच्छी हो पाएगी। अदरवाइज़ आज दो कंपनियों में ये स्थिति है तो धीरे धीरे पूरे शेड्यूल में ना फैले। राजधानी देहरादून का मोहब्बे वाला इलाका व्यस्त औद्योगिक और ट्रांजिट इलाका है जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से लगा है। यहाँ दिन रात ट्रॉले, डंपर, ट्रक और बड़े कॉमर्शियल वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। एलिवेटेड रोड से उतरते ही वाहन तेज रफ्तार में इस मार्ग पर पहुँचते हैं, लेकिन लगातार ढलान के कारण कई बार स्पीड पर कंट्रोल नहीं हो पाता। ऐसे में छोटी सी चूक भी बड़े हादसे में बदल जाती है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सोमवार से फर्जी हूटर, लाल नीली बत्ती, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ के खिलाफ अभियान चलेगा। इस अभियान के लिए ट्रैफिक डायरेक्टर निवेदिता कुकरेती ने आदेश दिए हैं। न्यूज़ 18 ने इससे पहले खबर दिखाई थी कि कुछ मंत्री और अधिकारियों के काफिले में ऐसी गाड़ियां चल रही हैं जिससे नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई थी। दिल्ली देहरादून बसों का किराया कम होने से यात्रियों में काफी खुशी है। इसके साथ ही बस से दिल्ली से देहरादून जाने में केवल 3 घंटे का समय लग रहा है। पहले करीब 5 घंटे देहरादून जाने में लगते थे, लेकिन अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ने सफर को आसान और आरामदायक बना दिया है। जो वोल्वो सेवा थी दिल्ली देहरादून, उसमें पहले 945 रुपये किराया था, अब घटकर 236 रुपये घटकर 709 रुपये पर पैसेंजर किराया हो गया। और जो हमारी एसी गाड़ियाँ थी दिल्ली देहरादून, उसमें 704 रुपये किराए से घटकर 557 रुपये हो गया। और पहले टाइम लग रहा था दिल्ली देहरादून 5 घंटे, अब वो टाइम घटकर जो है समय मात्र 3 घंटे हो गया है। 2027 विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में विधायकों की चिंता बढ़ गई है। कुछ सिटिंग विधायक तो सरकारी विभागों के कामकाज के तरीके से परेशान हैं और खुली बैठकों में ही अपना दर्द बयां कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जल जीवन मिशन ने ऐसा त्राहिमाम कर रखा है कि मैं बता नहीं सकता। 2027 बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी कहीं नहीं चलेगा। पहले मोहल्ले की गलियां खोदी, फिर राइजिंग लाइन खोदी, फिर नलकूप बनाया, अब ओवरहेड टैंक बना रहे। इस प्रक्रिया में लग गए 3 साल। 3 साल से खुदी हुई गली पर लोग। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने ये चेतावनी हल्द्वानी में हुई नैनीताल की जिला योजना की बैठक में दी। उन्होंने साफ कर दिया कि जल जीवन मिशन में खुद ही सड़कें नहीं बनी तो पार्टी की सत्ता में वापसी मुश्किल होगी। यही नहीं, विधायक भगत सिंह को उस मामले में पार्टी के दूसरे विधायकों का भी साथ मिल रहा है। भी जनप्रतिनिधि बनता है तो जनता के अकॉर्डिंग ही उसको काम करना पड़ता है और उन्हीं की समस्याओं को लेकर हम लोग काम करते भी हैं और उन्होंने हमें बनाया होता है। तो हम लोग जनता की समस्याओं को सुनने के लिए भी और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए भी हमारा कर्तव्य है कि हम उन समस्याओं को हल करवाएं। कभी कार्यकर्ताओं पे बहुत ही उत्साह में कुछ बोल देते हैं कि कार्यकर्ता और सजग हो जाए और तीव्र धार की तरह वो काम करे, इसलिए वो पैनी धार देने का काम करते हैं कार्यकर्ता। दरअसल विकास योजनाओं को 2 तरह की दिक्कतें हैं। एक तो ये कि देर से शुरू हो रही हैं, दूसरा इन्हें पूरा करने में वक्त ज्यादा लग रहा है। ऐसे में जनता आधे अधूरे कामों से परेशान है। ऐसे में सरकारी काम में ढिलाई से विधायक भी चिंतित हैं क्योंकि 2027 नजदीक है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद बलबीर पुंछ पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बलबीर पुंछ को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता निगम बोध घाट पहुंचे और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन
और विजय गोयल ने उनके पार्थिव शरीर पर भाजपा का ध्वज लपेटा। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी अरुण कुमार, वी सतीश, विश्व हिंदू परिषद प्रमुख आलोक कुमार, बीजेपी के पूर्व महासचिव मुरलीधर राव और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई प्रमुख नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने निगमबोध घाट पहुंचकर बलबीर पुंज के निधन पर शोक जताया। पूर्व राज्यसभा सांसद बलबीर पुंज का शनिवार शाम 76 साल की उम्र में निधन हो गया था। राष्ट्र और वैचारिक आंदोलन के प्रति उनका जीवन समर्पण सदा प्रेरित करता रहेगा। श्री बलबीर पुंज जी भारतीय जनता पार्टी का एक थिंक टैंक थे। समय समय पर समाज को किस दिशा में जाना है, देश के लिए क्या अच्छा रहेगा, लगातार उनके लेखन के माध्यम से, उनके स्पीचों के माध्यम से वो कहीं ना कहीं हमारा सभी का कार्यकर्ताओं का भी मार्गदर्शन करते थे, समाज का भी करते थे और भारतीय जनता पार्टी को उनकी ओर से बहुत बल और ताकत और दिशा मिलती थी। एक बहुत बड़ी क्षति समाज के लिए भी है और साहित्यिक जगत के लिए भी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते या सांसद के नाते और जो साहित्यिक उनकी पृष्ठभूमि रही है, लिखने का उन्हें बेहद शौक था और समाज के विभिन्न वर्गों की आवाज़ वो बनते रहे हैं। उनका जाना ये क्षति बहुत बड़ी है हम सब के लिए भी और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर श्री उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया।